किताबों से दोस्ती कर लो, वक्त तुम्हारा गुलाम होगा। आज जो मेहनत में डूबा है, कल उसके हाथ में मुकाम होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरे अनुच्छेद को भी याद करा दूंगा। कुछ इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं था, हम लोग दूसरे के संविधान से लिए हैं। ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 4 में है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें स्पेशली देखा जाए 3 वादियों से ये मिलकर जुड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं 3 वादियों से जुड़ा हुआ है। पहला है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है उदारवादी। वादी मतलब होता है दोस्तों विचारधारा। वादी का अर्थ क्या होता है? विचारधारा। जो गांधी जी के विचारधारा से जुड़ा है उसे गांधीवादी, जो समाज के विचारों से जुड़ा है समाजवादी, जो उदार विचारों से जुड़ा है उदारवादी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हीं तीनों वादियों से जुड़ा है और हम लोग इसे बारी बारी से हर एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है दोस्तों? इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में दोस्तों राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा अर्थात राज्य का अर्थ होता है, जैसे मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 12 था वही नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 है। दोनों सेम है। मूल अधिकार में बस क्या होता है दोस्तों? मूल अधिकार, अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम कोर्ट में जाकर चुनौती दे सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। लेकिन जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसे हम कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन सरकार का यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान है उसे वह अच्छे से उस पर काम करें। अनुच्छेद 36 में क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य का अर्थ किसी एक स्पेशल स्टेट नहीं आता है दोस्तों। इसमें केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है, स्थानीय प्रशासक भी आते हैं और जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो भी, सरकारी विद्यालय है वो भी आते हैं। जैसे केंद्र सरकार में आपका हो गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब केंद्र सरकार में आते हैं। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, स्थानीय शासन है जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब ये नीति निर्देशक तत्व ये सब मशीनरी निर्देश हैं जो टोटल नीति निर्देशक का ही एक पार्ट है। यही है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 क्या कहता है दोस्तों? ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का अर्थ होता है दोस्तों लागू। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात मैंने आपको अभी बताया कि इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। आप जबरन लागू कोर्ट में जाकर नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा दे। अगर कोई सरकार 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रही है तो आप कोर्ट में जाकर उसे चुनौती नहीं दे सकते कि 6 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रही है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इसे अच्छे से काम करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण का ध्यान रखें। यही है नीति निर्देशक तत्व। इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। हम जबरन कोर्ट में जाकर इसे लागू नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वर्णन है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वर्णन अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 में क्या है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ऊपर से 3 तो अनुच्छेद 36, 37, 38 में कितना ध्यान देना है? 3। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि समाज में भेदभाव न रहे, गरीब अमीर में फर्क न रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे। जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी गरीब वर्ग से, ऐसी योजनाएं चलाई जाए कि वो भी अपने आर्थिक स्थिति को क्या करें? सुधार
कर सके और उनको भी एक उचित न्याय मिल सके, उनको भी एक उचित न्याय मिल सके, समाज में उनका भी कोई भी भेदभाव न रहे। यही है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऊपर से आपको 3 ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे भी किसी काम को स्पेशल इसे पुरुष और महिलाओं में दिखाया गया है, जैसे कि कोई पुरुष किसी काम को 6 घंटे कर रहे हैं और वही काम को महिलाएं भी 6 घंटे कर रही हैं, तो उनमें काम करने में अगर कोई भेदभाव नहीं है तो उनके वेतन में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 6 घंटा के लिए पुरुषों को 1000 रुपया दिया जाए और महिलाओं को 400 रुपया ही दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 घंटा के लिए महिलाओं को 1000 दिया जाए तो पुरुषों को 400 रुपया दिया जाए। ऐसा नहीं, दोनों का कार्य एक समान है तो दोनों का वेतन भी एक समान होना चाहिए। ऐसा सरकार को करना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 39 ए कहता है कि अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है कि विधिक सहायता, निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 ए कहता है दोस्तों निशुल्क न्याय, निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता, विधिक सहायता, निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। निशुल्क न्याय से क्या तात्पर्य दोस्तों? जैसे कोई गरीब आदमी है, उस पर केस किया गया है, उसे न्यायालय में एक वकील करना पड़ेगा। उस वकील कुछ क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, लेकिन वकील को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार खुद उस गरीब व्यक्ति के लिए क्या करे? वकील करे और विधिक सहायता, और उसे विधिक अर्थ होता है कानूनी, उसे कानूनी सहायता भी मिल सके। अनुच्छेद 39 से क्या कहता है दोस्तों? निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। तो आप अनुच्छेद 36 से लेकर 39 ए तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 40 के तरफ। अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों? इसमें पंचायतों का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में दोस्तों पंचायतों का वर्णन है। जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत होते हैं, उन्हीं पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। शहरों पर नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होते हैं, वैसे ग्राम स्तर पर पंचायत होते हैं। इन्हीं पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 41 कहता है काम शिक्षा एवं काम शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 41 कहता है दोस्तों काम शिक्षा, काम एवं शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 40 में पंचायत, अनुच्छेद 41 में काम शिक्षा एवं जरूरतमंदों की सहायता एवं जरूरत पड़ने पर सहायता, जरूरत पड़ने पर सहायता भी आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 41, 42, 43 मैं अभी लिख दे रहा हूं दोस्तों, फिर उसे एक कहानी नुमा याद करेंगे। अनुच्छेद 42 में अगर 41 में काम हो रहा है तो 42 में काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण काम होना चाहिए। न्यायपूर्ण कार्य एवं न्यायपूर्ण कार्य एवं मानवीय दशा अर्थात मानव के अनुसार होना चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 43 कहता है, अनुच्छेद 42 में न्यायपूर्ण कार्य एवं मानवीय दशा। अनुच्छेद 43 कहता है दोस्तों कि कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग अर्थात छोटे उद्योग। अनुच्छेद 40 में दोस्तों आपको पंचायतों का वर्णन है। जैसे आपको ग्राम स्तर पर पंचायत होंगे तो पंचायत में क्या होगा? पंचायतों में जो होता है कि सड़क बनाना, नाला वगैरह ये सब बनाना। तो आपको अगर 40 में पंचायत है तो 41 में आपको क्या मिलेगा? काम मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? काम मिलेगा एवं शिक्षा और जरूरत पड़ने पर सहायता भी मिलेगा। तो अनुच्छेद 41 में काम शिक्षा जरूरत पड़ने पर सहायता। अनुच्छेद 42 में क्या होगा दोस्तों कि न्यायपूर्ण कार्य,
अनुच्छेद 42 में न्यायपूर्ण कार्य एवं मानवीय दशा, आपको काम भी मिलेगा तो वो भी काम कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण। ऐसा नहीं कि आपको जबरन कोई मार कर काम कराएगा, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मानवीय दशा अर्थात मानव के अनुसार वो काम होना चाहिए, न्यायपूर्ण कार्य एवं मानवीय दशा में होना चाहिए। आपको न्यायपूर्ण कार्य अर्थात आप 6 घंटे काम कर रहे हैं तो एक आप अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएं, अच्छा जीवन व्यतीत करवा पाएं। एवं मानवीय दशा, अब मानव के अनुसार ही काम होना चाहिए। उसके बाद कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग एवं निर्वाह मजदूरी, एवं निर्वाह मजदूरी भी होता है दोस्तों, निर्वाह मजदूरी। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, उसके बाद मजदूरी मिलेगा, आपको इतना वेतन मिले जिससे आप अपना जीवन सुखमय बना सके। कुटीर उद्योग एवं निर्वाह मजदूरी, आपको कुटीर का मतलब होता है छोटा उद्योग, जैसे गांव स्तर पर क्या होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उससे आप अपना व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों 40 से लेकर 43 तक लगभग एक समान है, आप इसे एक साथ याद रखिएगा। जो सिमिलरिटी चीज रहता है हमेशा उसे एक साथ याद करेंगे तो आप जल्दी गलती नहीं कर पाएंगे। फिर से याद करते हैं, 40 में क्या है, पंचायत का वर्णन, अगर पंचायत है तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको काम मिलेगा। 41 में काम, शिक्षा, जरूरत पड़ने पर आपको सहायता, काम मिल गया तो काम कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, ये नहीं कि आपसे कोई जबरन काम कराए। तो 42 में क्या होगा, न्यायपूर्ण कार्य एवं मानवीय दशा, आपको एक न्यायपूर्ण काम होगा और मानव के अनुसार कार्य होगा। आपको समय समय पर छुट्टी मिलना चाहिए कि आप अच्छा अपना जीवन यापन कर सके। और महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव भी होना चाहिए, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको समय समय पर छुट्टी भी मिल जाना चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, निर्वाह मजदूरी, अगर आप काम कर लिए तो आपको क्या चाहिए, पैसा, वेतन, जिस हिसाब से आप काम किए हैं आपको उतना वेतन मिलना चाहिए जिससे आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। कुटीर उद्योग, आप छोटे छोटे उद्योग गांव में कर सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा, ये सब छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं आप कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 43 तक आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 44 के तरफ। अनुच्छेद 44 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता अर्थात एक समान कानून। 4 दोनों सेम है, 4 तो क्या हो गया, एक समान, दोनों एक समान है, दोनों क्या है, एक समान। तो 4 अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता, जैसे कि 3 तलाक हुआ, गोद लेना, ये सब सरकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि भविष्य में सभी धर्म के लिए एक समान कानून होगा। जैसे इस समय 3 तलाक, किसी को गोद लेना, ये सब आपको हम लोग इस समय देख रहे हैं, लेकिन सरकार ये कहता है कि भविष्य में सबके लिए एक समान कानून होंगे। इसी का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। 4 एक समान दोनों हैं तो एक समान नागरिक संहिता आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 45 के तरफ। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। अनुच्छेद 45 कहता है दोस्तों कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए या प्रारंभिक बच्चों के लिए, 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 कहता है दोस्तों कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके पोषण पर ध्यान रखे, ये सरकार का दायित्व है। जब भी शिक्षा से जुड़ी बात आए दोस्तों तो इसका वर्णन हमेशा 86वें संविधान संशोधन में ही हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसका वर्णन मैंने जब आपको मूल अधिकार चैप्टर पढ़ाया था तो अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में उसे जोड़ा गया था। 6 वर्ष से पहले के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन है, जिसमें सरकार के दायित्व है इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखे। अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों, देखो दोनों ये सिमिलर है। अनुच्छेद 46 कहता है दोस्तों अनुसूचित जाति, SC एवं ST के लिए शिक्षा,
शिक्षा का वर्णन, या जो कमजोर वर्ग हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। शिक्षा, आर्थिक सुधार किया जाए। दोस्तों 45 में 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पे, पोषण पे, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, और जस्ट उसके एक बाद अनुच्छेद 46, दोनों सिमिलर हैं दोस्तों। इसलिए मैंने पहले भी बताया है कि जो सिमिलर चीज रहे उसे हमेशा एक साथ जोड़ कर याद करिएगा, आप जल्दी नहीं भूलेंगे। सिमिलर चीज को हमेशा एक साथ याद रखेंगे तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। 45 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और जस्ट अनुच्छेद 46 में SC ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक सुधार किया जाए। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 यही कहता है दोस्तों कि सरकार का ये दायित्व है कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और आर्थिक सुधार किया जाए, ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिसमें इनके आर्थिक सुधार हो सके। जैसे आरक्षण देना और पिछड़े वर्ग के लिए पेंशन लागू करना और छात्रवृत्ति देना, ये सब सरकार का दायित्व है कि इसमें इन लोग को ध्यान रखा जाए जिससे इनके आर्थिक में सुधार हो सके। अनुच्छेद 45 और 46 याद हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A की तरफ। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A की तरह। अनुच्छेद 47 कहता है दोस्तों मद्य निषेध, पोषाहार एवं पोषण, मद्य निषेध, पोषाहार एवं पोषण के विषय में वर्णन किया गया है। मद्य निषेध, जितने भी नशीले पदार्थ हैं सरकार उसे कंट्रोल करे, सरकार उस पर रोक लगाए, सरकार ऐसी योजनाएं चलाए कि इन लोग ये सब चीज पर रोक हो जाए। पोषाहार एवं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, और ऐसे सरकारी अस्पताल में ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे सबका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, और जितने भी अधिक से अधिक हो सके सरकारी अस्पताल खोले जिससे लोगों का इलाज हो सके, उनका स्वास्थ्य सेहत पे ध्यान रखा जाए। पोषाहार, अच्छे जितने भी खाने पीने की सामान है उतने ही उपलब्ध कराने का प्रयास करे। ये नहीं कि खाने पीने चीज में नशीले पदार्थ या अन्य तरह के पदार्थ का सेवन करके बेचा जाए, इस पर रोक लगाया जाए। तो अनुच्छेद 47 और 47 में मद्य निषेध, पोषाहार, पोषण, स्वास्थ्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 कहता है दोस्तों कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु का वर्णन है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु का वर्णन किया गया है। दुधारू पशु का वर्णन किया गया है। सरकार का ये दायित्व है कि वह कृषि पर भी ध्यान दे, ऐसे वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करे जिससे कृषि पर ध्यान दे, उपजाऊ कृषि हो, खेती हो, उस पर ध्यान दे, पशुओं की ध्यान रखे, पशुओं का बचाव करे, पशु जैसे कि गाय वगैरह ये सब, इन लोग को संरक्षण दे। दुधारू पशुओं की रक्षा करे, पशुओं की रक्षा करे, ये सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 48A क्या कहता है दोस्तों, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 में ए में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अर्थात सरकार पर्यावरण को बचाए, जो जंगल कट रहे हैं उस जंगल को कटने न दे और नए नए पेड़ पौधे लगाएं। सरकारी जितने भी जैसे जंगलों में जो भी जानवर है, पशु पक्षी हैं, उनका बचाव करे। माफ कीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है बचाव करना। हम अपने पर्यावरण को बचाएं, जो भी जंगल कट रहे हैं उसे कटने पर रोक लगाया जाए। जहां पर जंगल में जानवर है उनको संरक्षण किया जाए, बचाव किया जाए, पशु पक्षियों का बचाव किया जाए, यही है पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 45-46 एक साथ याद रखिएगा। 47-48 और 48 से मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। 48 में पर्यावरण संरक्षण का वर्णन, ये अभी हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन एग्जाम हाल में पूछे गए थे। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48A में है। अब हम लोग दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 49 की तरफ। अनुच्छेद 49 की तरफ। अनुच्छेद 49 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 49 कहता है दोस्तों राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण।
संरक्षण अर्थात राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जो भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक है उनका हम क्या करें, बचाव करें एवं उसका सुरक्षा करें। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब जितने भी स्मारक हैं हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो हमारे इतिहास से जाने जाते हैं, इनका सुरक्षा करें, इनका बचाव करें। यही है अनुच्छेद 49। इसी में अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या कहता है दोस्तों, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब होता है दोस्तों अलग होना। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग होना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अर्थात जब भी न्यायपालिका शब्द आएगा, न्यायपालिका में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। और अगर कार्यपालिका कोई भी कानून बना है उसमें न्यायपालिका के कोई भी काम में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष न्याय करे, किसी भी सरकार के दबाव में आकर अपना निर्णय न ले। अर्थात जज निष्पक्ष न्याय करे। वह किसी के नेता या किसी भी अधिकारी के दबाव में आकर न्याय नहीं करेंगे। वो एकदम निष्पक्ष या पैसों के लालच में आकर निर्णय नहीं देंगे। यही है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष न्यायपालिका है। आपको पता है हमारे देश की न्यायपालिका निष्पक्ष न्यायपालिका। अनुच्छेद 51 लास्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। जब सब कुछ हो गया तो हमें क्या चाहिए लास्ट में, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हम अपने पड़ोसियों से एक मित्र की तरह रहे, मतलब पड़ोसियों से कोई भी हमारा युद्ध जैसा माहौल न हो। युद्ध के जगह हम लोग बातचीत से मसला सुलझाने का प्रयास करें। हम दूसरे देशों के साथ शांति से वार्तालाप करें। यही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक बार देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। अगर एक बार देखने से न समझ में आया हो तो वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिएगा दोस्तों। और इसके जितने भी हो सके आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, किसी भी एग्जाम का बनाइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व चैप्टर उठाइएगा। जो भी एग्जाम हुआ है किसी भी एग्जाम का आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है आप लगभग 99% क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं उसे बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।